बातें बेटा बातें। टू लिक्विड्स 1 and 2, ये लिक्विड 1 और ये लिक्विड 2 आर इन इक्विलिब्रियम इन अ यू ट्यूब दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स। ये एंड भी ओपन है और ये एंड भी ओपन है। द लिक्विड डू नॉट मिक्स नहीं हो रहे, एंड लिक्विड 1 रेस्ट ऑन टॉप ऑफ लिक्विड 2। नंबर पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, हाउ इज द डेंसिटी रो 1 ऑफ लिक्विड 1 इज रिलेटेड टू डेंसिटी रो 2 ऑफ द लिक्विड 2। नंबर 2, तो पहले वाले की डेंसिटी रो 1 और दूसरे लिक्विड की डेंसिटी रो 2, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है नंबर 1। और फिर अगला क्वेश्चन है नंबर ए, रो 1 इज इक्वल टू रो 2 बिकॉज, आज ये ऑप्शन है बेटा, रो 1 इक्वल टू रो 2 बिकॉज लिक्विड्स आर इन इक्विलिब्रियम। नंबर 2, रो 1 is greater than रो 2। नंबर 3, रो 1 less than रो 2। there is not enough information to tell which liquid has greater density। हाँ जी ध्रुव जी, आपका रिस्पांस। रो 1 बड़ा होगा, क्यों? अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, रो 1 की डेंसिटी ज़्यादा है। रीज़न क्या है? खड़ा होकर आंसर करते हैं, खड़ा। टेंशन, क्यों? मैथमेटिकली कैसे इसको डिफाइन करने की कोशिश करेगा? रो 2 का ये H1 है और H2, आप बोल क्या बोलता है? कैसे प्रूव करेगा अखिलेश? यहाँ भी एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यहाँ भी, हाँ ठीक है। H1 रो 1 जी, सेम लेवल में सेम लिक्विड में सेम प्रेशर होता है, तो ये वाला हाइट, क्योंकि ये वाला लिक्विड और ये वाला लिक्विड यहाँ पे सेम है, H1 रो 2 जी इक्वल टू H2 रो 2 जी। जी और जी कैंसिल हुआ, और क्योंकि H1 बड़ा है तो H1 अपॉन H2 विच इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू क्या आ गया? रो 2 अपॉन रो 1। H1 अपॉन H2 इज ग्रेटर देन 1, रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1। वैसे भी लाइटर लिक्विड की हाइट ज़्यादा होगी प्रेशर बैलेंस करने के लिए, हैवियर लिक्विड की हाइट सेम होगी। अगर सेम लेवल पर इसकी हाइट कम आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। एटमॉस्फेयर प्रेशर जब हम टॉर्सली थ्योरम से मेजर करते हैं तो मरकरी की हाइट आती है सिर्फ 76 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी जगह पानी यूज़ करना हो तो उसकी हाइट आती है 10.34 मीटर। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी हाइट कम आती, तो बेट उसकी हाइट ज़्यादा आती है। आपको ऐसे मैथमेटिकली इसको प्रूव करना था। ठीक हो गया जी? क्या हम आगे चलें? तुम आ जाओ इधर को, पीछे लोगों को नज़र नहीं आएगा, उधर आओ। चैप्टर हो गया अभी तो, पता तक कखन चला, क्या बोलना है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर एक प्रॉब्लम। A beaker is filled to the brim with water। ये बीकर है और ऊपर तक फिल किया हुआ है। A solid object of mass 3 kg is lowered into the beaker। ये solid object है, this is lowered into the beaker so that the object is fully submerged in the water। During this process 2 kg of water flows over the rim and out of the beaker। 2 किलो पानी बाहर निकल गया इस प्रोसेस में। जैसे बॉडी को डाला यहां से 2 किलो पानी बाहर निकल गया भाई। What is buoyant force that act on the submerged object? Number 1, and when released does the object rise, sink or remain in place? आपका क्वेश्चन ये है। नाम बोल बच्चा। रितिका। तो रितिका क्वेश्चन समझ में आया बेटा?
आपके पास ये बीकर है और फुली पूरा का पूरा फुल था। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट जो इसमें डाल दिया और वो फुली समर्ज, डूबने को तैयार बैठा बेचारा। खैर फुली समर्ज है, जैसे ही डाला तो ब्रिम से 2 किलो पानी बाहर निकल आया। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको बताना है कि बायंट फोर्स कितनी है तो वो कितनी होगी, क्योंकि इसका मास आपको 3 kg दिया गया है जो ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद बोलता है कि अगर रस्सी काट दी जाए तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या बाहर की तरफ को आएगा। प्योर अंडरस्टैंडिंग, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। चल आगे बेटा सीधा। सबसे पहला बाइंड फोर्स, नहीं 3 kg इसका अपना वेट था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़, 3 kg इसका अपना मास है। जैसे अंदर डाला 2 kg वाटर बाहर बाहर निकल गया। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इधर आ जाओ, हेलो। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप किसी न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते हो। हाँ जी बेटा आप बोलिए। वेट ऑफ द बॉडी मतलब 3 kg। पॉइंट फोर्स कितनी? रो एन जी। चलो पीछे वाला स्टार्ट करते हैं भाई, हिलना पड़ रहा है सब कोई। सबसे पीछे हाँ जी वंशिका, चलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, टाइम की कमी है। चल आगे नेक्स्ट। 2 kg बाइंड फोर्स क्यों आएगी? क्योंकि बाइंड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अगर केजी वेट में निकालनी है तो 2 किलो पानी बाहर निकला, वही फोर्स ऑफ बायंसी है। तो फोर्स ऑफ बायंसी एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 2 kg वेट या 2 इंटू 9.8 19.6 न्यूटन। 2 इंटू 9.8 दैट इज 19.6 न्यूटन। अब नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम, जब उसको रिलीज किया गया तो ऑब्जेक्ट राइज करेगा, सिंक करेगा कि वापस जंप करेगा? क्यों? क्योंकि उसका वेट 3 kg है, बाइंड फोर्स सिर्फ 2 kg है। 1 kg या 9.8 न्यूटन अभी भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, अगर क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग है, किस न्यूमेरिकल पे हाथ डालोगे आप कहाँ निकलेगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो न्यूमेरिकल आपसे बहुत दूर बैठे हैं। नंबर 2 हो गया जी, बैठ नेक्स्ट। नंबर 3, 3 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर फ्लोटिंग इन लिक्विड। ये शो किया गया बेटा, 3 सॉलिड ऑब्जेक्ट है ABC, दे आर फ्लोटिंग इन लिक्विड। दे हैव डिफरेंट वेट्स एंड वॉल्यूम, वेट भी अलग है वॉल्यूम भी अलग है, बट हैव द सेम थिकनेस, थिकनेस सभी की सेम है। द डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द पेज, वो थिकनेस ले रहा है, डायमेंशन परपेंडिकुलर टू पेज जो है उसको थिकनेस मान रहा है। रैंक द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, लार्जेस्ट फर्स्ट। तो पहले की डेंसिटी मैं ρ1 लेता हूं और इसकी मैं ρ2 मानता हूं और इसकी ρ3 मानता हूं। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, उसके बाद किसकी? सबसे ज्यादा ρ3 की डेंसिटी होगी बेटा, इसकी होगी ρ3 सबसे बड़ी, और उसके बाद है जी एक ही, और सबसे लास्ट में इसकी बेटा। ऐसा क्यों बोला तूने? तो कैसे प्रूव करेगा इसको कि सबसे ज्यादा जो डूबा है उसकी? कोई फॉर्मूला है तेरे पास मैथमेटिकली? क्या तुझे वो फॉर्मूला याद है? मैंने करवाया है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। क्या था? किसके बराबर था बे? बात नहीं कर रहे, और कोई और नहीं मरेगा, उसकी बारी है।
चल आगे। हाँ क्या होता है? सिग्मा किसकी डेंसिटी बेटा? बॉडी की डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने करवाया हुआ है कि वॉल्यूम इनसाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, और वो आता है बॉडी की डेंसिटी डिवाइड बाय लिक्विड की डेंसिटी। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा अंदर होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम इनसाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इनसाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का फ्रैक्शन ही निकाल रहे हैं हम लोग, हमने सिर्फ देखना है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, अंदर किसका ज़्यादा है। जिसका अंदर सबसे ज़्यादा होगा उसका सिग्मा ज़्यादा होगा। रो तो सभी के लिए सेम है, लिक्विड की डेंसिटी सबके लिए सेम है, सिग्मा सबका अलग है। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा अंदर होगा। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका अंदर है? सी का। रो 3 सबसे बड़ा है, उसके बाद रो 1 और सबसे कम है रो 2। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बना? रो 3 इज ग्रेटर देन रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, सबसे कम होगा। तो आपके पास मैथमेटिकल सपोर्ट है अपने आंसर के लिए। वैसे भी ठीक है कि जो ज़्यादा डूबा हुआ है ऑब्वियसली बात है शायद उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल लॉजिकली ये सही फिट बैठता है। पर कई बार लॉजिक धरे धरे रहते हैं, आपके पास अपने आंसर के लिए मैथमेटिकल सपोर्ट का होना ज़रूरी है। और मैं न्यूमेरिकल करना है तो मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं होगी तो न्यूमेरिकल तो कर ही नहीं पाओगे। या तो आंसर कर दोगे लेकिन एग्जैक्ट कोई पूछेगा फिर तो आपको ये चाहिए जो थ्योरी में आपने कर लिया है। इतना हो गया जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और प्रॉब्लम। इन द ड्राइंग वाटर फ्लोज फ्रॉम अ वाइड सेक्शन ऑफ पाइप टू अ नैरो सेक्शन इन विच पार्ट द पाइप इज वॉल्यूम फ्लो रेट इज ग्रेटेस्ट। ध्यान से पढ़िएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट इज ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन ये है। आगे बेटा, हाँ जी, हाँ, वॉल्यूम फ्लो रेट कहां से ग्रेटेस्ट होगा बेटा? पहले वाले पार्ट से कि अगले वाले पार्ट से? आगे चलते जाइए, कोई डिले नहीं। हाँ जी, आगे वाले पार्ट से ज्यादा होगा। आगे चलिए, चलते जाइए, छोटे वाले में ज्यादा होगा। हाँ जी, नैरो वाले में ज्यादा होगा। हाँ जी, नैरो वाले में ज्यादा होगा। पीछे शुरू हो जाए मोटा बाबू, इधर वाले में ज्यादा, इधर वाले में ज्यादा होगा वॉल्यूम फ्लो रेट। हाँ जी, इधर वाले में ज्यादा होगा। इक्वल क्यों होगा? फिर से बोल बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने करवाया है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के नाम से आपको करवाया गया है। साफ बोला गया है वॉल्यूम एंट्रिंग, मास एंट्रिंग पर सेकंड इज ऑलवेज इक्वल टू मास लीविंग पर सेकंड। और आपको यह भी बताया गया था कि पाइप्स जो है वो रेजिस्टेंस की तरह होती हैं। ये और ये अगर दो पाइप काउंट करोगे तो रेजिस्टेंस, लेकिन करंट दोनों में सेम, जो करंट इसमें होगा वो इसमें होगा, करंट थोड़ा अलग होगा। तो वॉल्यूम एंट्रिंग पर सेकंड इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम लीविंग पर सेकंड। ऐसा थोड़ा होगा कि इसमें ज्यादा वॉल्यूम आ गया और ये आगे कम एंट्री का अलाउ कर रहा है कि तेरे को नहीं जाने दूंगा आगे। 2 लीटर एंटर कर गया था, यहाँ से 1 लीटर बाहर निकला है, ये रोक रहा है, बोले आधा लीटर तो मेरे को भी चाहिए, कमीशन चाहिए मेरे को। पाइप कमीशन नहीं खाते। जितना वॉल्यूम पर सेकंड एक तरफ से एंटर कर गया उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड दूसरी तरफ से लीव करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हुआ? सेम इन बोथ सेक्शंस। वॉल्यूम फ्लो रेट इज सेम इन बोथ सेक्शंस ऑफ द पाइप। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल, एडवांस न्यूमेरिकल पे जाना है तो इतनी नॉलेज नहीं होगी तो आप न्यूमेरिकल पे नहीं जा सकते। क्या सबको समझ में आ गया? चलिए, इसी में से एक क्वेश्चन हमारे पास और बनता है कि यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो यहाँ भाई वेलोसिटी V1 होगी और यहाँ V2 होगी। ठीक है जी, आगे किसकी बारी? बैठ तो बैठ। आपको बताना है कि प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा कि प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा। क्यों?
वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसलिए प्रेशर ज़्यादा होगा। बात है भाई? हाँ बेटा, आगे वाले में ज़्यादा प्रेशर होगा। कोई सपोर्ट, मैथमेटिकल सपोर्ट कोई अपने आंसर के लिए? एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही है। V2 ग्रेटर देन V1, क्यों भाई? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, सही है बेटा। और बोल, वेलोसिटी कम नहीं है, वेलोसिटी कहाँ पर? यहाँ कम है ये। हाँ हाँ, क्यों? वो कौन सी इक्वेशन है, ये कहाँ से लाई? हाँ लिखवाइए बेटा, कौन सी इक्वेशन? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच, और एच दोनों तरफ सेम है तो P1 प्लस हाफ रो V1 प्लस रो जी एच इक्वल P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच, क्योंकि एच दोनों तरफ सेम है, जीरो है। अगर ये वाला लेवल लूंगा तो हाइट दोनों की जीरो है। कौन सी थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको? बर्नौलीज थ्योरम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। तो वेलोसिटी ज्यादा कहाँ हुई भाई? वेलोसिटी ज्यादा यहाँ पर है तो प्रेशर कम होगा, P2 इज लेस देन P1। ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है जो आपके पास अगर है तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन न्यूमेरिकल करने के लिए ये है कि इतने से कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, और तकरीबन सारी क्लास खड़ी है। मतलब तुम लोगों को सारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करवा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें फुर्सत नहीं मिली कि यार उसको ध्यान से पढ़ा जाए क्या किया, और तुम फंसे हो कहाँ? न्यूमेरिकल में। मुश्किल न्यूमेरिकल पकड़ के बैठे हुए भी नहीं, आए भी नहीं, कहाँ से आना? बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है तो बैठ। Blood flows through a section of horizontal artery that is partially blocked। हाँ, यहाँ partially block है भाई आर्टरी हमारी, blocked by a deposit along the artery wall। कैल्शियम डिपॉजिट हो गया और ब्लड को यहाँ से पास होने में तकलीफ हो रही है। A hemoglobin molecule moves from the narrow region into the wider region। नैरो से वाइडर की तरफ जा रहा है। What happened to the pressure acting on the molecule? ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा थोड़ी देर पहले था। आगे बेटा, ये मुझे पास करने की बात कर रहा है। कहता है मॉलिक्यूल पास कर गया यहाँ से, यहाँ एरिया इतना है और आगे एरिया इतना है, ये A1 है और ये A2 है। यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है। P1 और P2 की बात कर रहा है बेटा, बात नहीं भाई, बात नहीं। तो यहाँ प्रेशर P1 और यहाँ प्रेशर P2, तो P2 बड़ा होगा कि P1 बड़ा होगा? P1 बड़ा होगा। क्यों? एरिया कम है तो प्रेशर कम होगा, है ना? प्रेशर ज़्यादा होगा। अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैथमेटिकल सपोर्ट ऑफर करो। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हाँ, आगे A1 V1 इक्वल टू A2 B2 लिख दिया बेटा। ये ले, क्या होगा अब? A1 V1 इक्वल टू A2 B2। क्या बोलती है? अब क्या बोलती है? यहाँ वेलोसिटी V1 है और यहाँ वेलोसिटी V2 है। हाँ बोल, मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2, राइट? हाँ जी, आप बोलिए। A1 में ज्यादा होगा प्रेशर, ठीक बोल रही है बेटा? तो तू ठीक बोल दे। A2 में ज्यादा होगा प्रेशर। A2 ये है बेटा। क्यों ज्यादा होगा यहाँ प्रेशर? वो कैसे पता चला कि वेलोसिटी कम हो तो प्रेशर ज्यादा होता है? कौन सी इक्वेशन? P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, क्योंकि H सेम है दोनों का। P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बोल, क्या बोलती है? जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां
प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा कहाँ पर है? वो तो V1 पे ज़्यादा है। V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा? V1 बड़ा होगा, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। P2 ग्रेटर देन P1, वही क्वेश्चन था बेटा जो थोड़ी देर पहले पूछा गया था। उसमें 4-5 लोग खड़े हो गए, बताने के बावजूद खड़े हो गए। तो ये हालत है तुम्हारी कि घर जाके तुम क्या करते हो? जो कुछ पढ़ाया जाए वो पढ़ना है, रिवाइज भी नहीं करना है। रिवाइज करने की फुर्सत नहीं। हाँ जी, या तो पढ़ के आया करो बेटा, या फिर बैठ जा, लेकिन आगे से पढ़ के आ, बैठना है तो। A viscous fluid is flowing through our two horizontal pipes. तेरे लिए बेटा क्वेश्चन है। Viscous fluid flowing through two horizontal pipes. The pressure difference P2 minus P1 between the ends, ठीक है, of each pipe is same. Pressure difference दोनों पाइप में सेम है, समझ गए जी? जो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 यहाँ पर है, वही प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 यहाँ पर भी है, ठीक है। द पाइप्स हैव सेम रेडियस ऑल्दो वन इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर। रेडियस सेम है भाई, इसका भी और इसका भी, पर लेंथ इसकी L है और इसकी लेंथ 2L है, ठीक है। हाउ डज द वॉल्यूम फ्लो रेट QB इन द लॉन्गर पाइप कंपेयर विद द रेट QA इन द शॉर्टर पाइप? वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, दोनों का कंपेयर करना है। थोड़ा जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं है, और भी काम करने हैं। आगे चलिए, आगे। नहीं है भाई, अर्ज कर सिमरन। क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज पाई R4 अपॉन 8 इंटू L। P सेम है, R भी सेम है, सिर्फ लेंथ का फर्क है, और लेंथ डबल हो जाएगी तो वॉल्यूम फ्लो रेट आधा रह जाएगा, सेम नहीं होगा। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सिंपल फॉर्मूला था जो तुम याद नहीं कर पाए अभी तक। चैप्टर खत्म हो चुका है, सिंपल फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तुम लोगों को। तो लेंथ अगर डबल हो जाएगी तो वॉल्यूम फ्लो रेट आधा हो जाएगा। यहाँ जो होगा, अगर यहाँ Q है तो यहाँ Q/2, या यहाँ पर V है तो यहाँ V/2। वॉल्यूम फ्लो रेट डिपेंड अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ का मतलब है कि सिर्फ लेंथ का आपको देखना था। लेंथ डबल हो जाएगी तो वॉल्यूम फ्लो रेट आधा हो जाएगा। तो अगर इसका वॉल्यूम फ्लो रेट इसने QA मेंशन किया है और इसका QB मेंशन किया है, तो QB क्या लिखो? QB इज इक्वल टू QA डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है तो बैठ। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। तो अगर आपने फॉर्मूला या लेक्चर अच्छे से सुने हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आती होनी चाहिए। An open U tube of uniform cross section contain mercury। तो यहां भाई मरकरी था, ये सारा मरकरी है। When 27.2 centimeter of water is poured into one limb of U tube, H1 27.2 सेंटीमीटर, ये पानी यहां से डाला गया जी। How high does the mercury rise in the other limb from its initial position? इनिशियल पोजीशन क्या थी? मान लो शुरुआत में मरकरी, यहां बोल रहा हूं बेटा ध्यान समझिएगा, शुरुआत में मरकरी यहां तक था, दोनों तरफ लेवल मेंटेन करेगा, लेकिन पानी डाला तो पानी ने डिप्रेस कर दिया, इसको नीचे चला गया। अगर जितना डिस्टेंस यहां से नीचे जाएगा ना, वाई डिस्टेंस यहां नीचे गया, वाई डिस्टेंस यहां से ऊपर चढ़ गया। तो इनिशियल लेवल से कितना ऊपर चढ़ा ये बोल रहा है, मतलब वाई तुमसे पूछ रहा है कि वाई क्या होगा।
दूसरा, व्हाट इज डिफरेंस इन लेवल ऑफ लिक्विड इन द यूट्यूब। आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद पूछता हूं। क्लास में अटेंटिव रहोगे तो ये समस्या नहीं आएगी, सब कुछ करवाया गया, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ा गया। थ्योरी आती है तो आप न्यूमेरिकल में जा सकते हो, आराम से न्यूमेरिकल निकलते भी हैं। पर अगर थ्योरी में ही प्रॉब्लम है तो न्यूमेरिकल पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। और तुम बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हो इस टाइम, थ्योरी आती नहीं है, असाइनमेंट जो दी हुई है करने को बस वो चिपकानी है सारी की सारी, चाहे देख के, चाहे कहीं और गूगल से पूछ के, चाहे कहीं और, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। इनिशियली ये लेवल था, मैंने मार्क कर दिया। चल 4 बजे आ जा। प्रेशर एट द सेम लेवल इन द सेम लिक्विड इज ऑलवेज सेम। ये सारे यूट्यूब वाली जो प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी इसी प्रिंसिपल से निकलती हैं। प्रेशर एट द सेम लेवल इन द सेम लिक्विड इज ऑलवेज सेम। तो प्रेशर एट ए डैश, क्योंकि यहां भी मरकरी है और सी पे भी मरकरी है, बिल्कुल सही चली हुई है, तो प्रेशर एट ए डैश मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, H1 रो W इंटू जी, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ ही है, वो कैंसिल ही होना है, इक्वल टू H2। और H2 कितना आ गया, 2 बहुत बढ़िया बेटा, चल जा। सेम प्रॉब्लम। हाँ जी, ये निकालना, वही 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 वही। प्रेशर ऑन, अच्छा ए और बी भी इक्वल आएगा, बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। आप जाइए बैठिए, ले बेटा बैठिए, नहीं खड़े हुए मतलब अपनी सीट पे। ए पार्ट बेटा जो उसने किया वही बोल रहा हूँ करने के लिए दोबारा, जो मैंने समझाया साथ साथ में वही दोबारा करने के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन था कि अपने एक्चुअल लेवल से मरकरी कितना डिस्टेंस ऊपर उठ गया। वो क्या उठा के बैठ गई लड़की, हाँ तो बोर्ड के अंदर ही घुस जा बेटा, ऐसे चिपके बैठे जैसे पता नहीं दौड़ जाने से बोर्ड ने के।
हाँ जी, अब वो तो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस एक्चुअल लेवल से ऊपर गया, वो कैसे फाइंड आउट करेगी? एक्चुअल लेवल से मरकरी कितना लेवल ऊपर उठा दूसरी लेम में? खड़ी हो अपनी जगह जाके। हाँ जी, पीए पीबी के बराबर नहीं हो सकता। ए में पानी है और बी में मरकरी है, देख वहां पे पॉइंट ए पे पानी है और पॉइंट बी पे मरकरी है। प्रेशर इन द सेम लिक्विड एट द सेम लेवल इज सेम। दोनों तरफ जहाँ लिक्विड सेम होगा, सिर्फ सेम लेवल पे सेम प्रेशर वहीं होता है, अलग अलग लिक्विड में सेम प्रेशर नहीं होता। रो डब्ल्यू जी एच वन इज इक्वल टू रो एम इंटू जी इंटू एच टू। एच टू क्यों लिखा टू भाई? जितना ही यहां से मरकरी दबेगा, एक्चुअली ये लेवल था शुरुआत में मरकरी का, सेट बेट, एक्चुअली ये लेवल था शुरुआत में किसका? मरकरी का, ये मरकरी था। लेकिन जैसे ही तुमने पानी डाला तो पानी ने मरकरी को दबाया वाई डिस्टेंस से। अरे यहाँ वाई डिस्टेंस से दबेगा तो यहाँ से वाई डिस्टेंस से ऊपर भी तो उठेगा। H2 आपका 2y के बराबर है। और यहाँ से आपका आंसर आ गया, निकालो कितना आया। रो W कितना आ गया? 1। मरकरी 13.6 आ गया। H1 कितना दिया है? 27.2 डिवाइड बाय 2 कितना आया? तो लिख बेटा, मानना आए तो 1 सेंटीमीटर वाई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अपने एक्चुअल लेवल से 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा। व्हाट इज डिफरेंस इन लेवल ऑफ लिक्विड इन दैट साइड्स? और डिफरेंस इन लेवल कितना आएगा जी? H1 माइनस H2, ये लेवल सेम ले लिया, H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 कितना आ गया? 25.2 सेंटीमीटर आया। ये YouTube वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने होते हैं। क्या? प्रेशर एट द सेम लेवल इन द सेम लिक्विड इज ऑलवेज सेम। Pressure at the same liquid, at the same level in the same liquid is always same। तो भाई आप ऐसा करिए, और इससे आसानी रहती है। आसानी ये रहती है कि चीज़ें क्लियर होके हमारे पास आने लगती है। तो सेम लिक्विड चूज़ करना होता है, अलग अलग लिक्विड चूज़ नहीं करने होते हैं। यहाँ मरकरी अगर है, मरकरी यहाँ तक पहुँच गया ना, तो आगे मरकरी कहाँ है बेटा? आगे मरकरी यहाँ पर है, यहाँ भी मरकरी, यहाँ भी मरकरी। अब इसकी पूरी हाइट पानी की आ जाएगी, और पूरी हाइट पानी की आ जाएगी तो हमें कैलकुलेशन के लिए आसान है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ पर सेम लिक्विड होगा वहाँ सेम लेवल आपने ढूंढना है, ताकि आसानी से आप अपने आंसर तक पहुँच सको। प्रेशर एट द सेम लेवल इन द सेम लिक्विड इज ऑलवेज सेम। वही हमने किया, पी ए इक्वल टू पी सी, पी नॉट प्लस H1 रो जी। पी नॉट तो दोनों तरफ आएगा, H1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? पी नॉट प्लस 2y, ये 2y बना। y अगर यहाँ से नीचे गया तो y यहाँ से पानी जो मरकरी है वो ऊपर भी उठेगा। 2y इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। जी और जी कैंसिल हो गए थे और आपके पास आ गया था y इक्वल टू H1 इंटू रो W अपॉन क्या? रो m डिवाइडेड बाय 2। H1 आपको दिया था 27.2 डिवाइडेड बाय 2, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 और डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6, तो ये 1 सेंटीमीटर सीधा सीधा आ गया। और अगर आपको H2 निकालना है, अब H2 2y के बराबर है। H2 कितना है जी? 2y के बराबर है, वो 2 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन था H1 माइनस H2, वो आ गया 25.2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछे। अभी एडवांस लेवल पे नहीं गए हम लोग, और तुम मॉड्यूल में सारे एडवांस लेवल पूछ के करते हो, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जो तुम्हारे को बेसिक चीज़ों का पता नहीं, वहाँ कैसे करोगे तुम लोग, और क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
freely falling liquid. When liquid fall freely under gravity, the area of cross section of the stream continuously decreases as the velocity increases. तुम्हारे नलके से पानी जब नीचे की तरफ को गिरता है तो क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी है मान लो v नॉट, कितनी वेलोसिटी, मान लो यहाँ वेलोसिटी आपके पास है v नॉट, लेकिन जैसे नीचे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। एरिया यहाँ बड़ा है, वेलोसिटी कम है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एरिया कम होता जाएगा। तो अगर कोई यहाँ बोले कि यहाँ पर एरिया कितना है, अगर यहाँ एरिया a1 है तो यहाँ एरिया a2 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुकी है। a1 v1 इक्वल टू a2 v2। और अगर आपको v फाइंड आउट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ग्रेविटी वाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s, v आ जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। और अब अगर आपको क्या ये कोई बोले कि बताओ भाई यहाँ जैसे इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, नल का पता नहीं पानी तुमने ध्यान से कभी ऑब्जर्व किया कि नहीं, ऊपर एरिया बड़ा होता, नीचे आते 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 उसका एरिया कम होता जाएगा, वो धार पतली होती चली जाती है। तो कुछ डिस्टेंस h है, डेप्थ नीचे, अगर आपसे कोई पूछता है बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, a2 कोई पूछे तो a1 इंटू वी नॉट इक्वल टू a2 इंटू वी, तो a2 निकाला जा सकता है a1 इंटू वी नॉट अपॉन वी, लेकिन v को क्या लिखेंगे, u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, v स्क्वायर को है ना, और v आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट है ना, तो a1 इंटू वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट के बराबर। a2 को ऐसे निकाला जा सकता है। कोई दिक्कत भाई इसमें? क्या मैं आगे चलूं? फोर्स रिएक्शन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ वाटर, यहां से पानी ऑरिफाइस से बाहर निकलने लगा, ठीक है, पानी बाहर निकलने लगा भाई, और आपसे पूछा जाता है कि ये इसका मास था m, मास नहीं दिया होगा तो फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया होगा, डेंसिटी दी होगी, कंटेनर का मास पूरा दिया होगा। ये बोलते हैं यार इस कंटेनर की बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन होगी ये बताओ। तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि मैंने क्यों बोला बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। मास इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो कितनी फोर्स होगी, बिल्कुल रोए वी स्क्वायर भाई। अगर ये आगे की तरफ पानी जा रहा है तो किसी से अगर टकराएगा तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, याद आया v इंटू डी एम अपॉन डी टी, याद आया न्यूटन सेकंड लॉ में किया आपने, F इक्वल m इंटू ए भी होता है प्लस v इंटू डी एम अपॉन डी टी भी होता है। तो यहाँ a होता है dv अपॉन डी टी, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है थोड़ी देर के लिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि h बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी। क्योंकि अभी क्या है, अभी वेलोसिटी कितनी होगी भाई इसकी, वेलोसिटी कितनी है इसकी, रूट 2gh अंडर रूट, ये वेलोसिटी, h बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछता है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी। तो आगे किससे टकराएगा, m इंटू ए, v कॉन्स्टेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पे, खैर तो आप किससे निकालते हो फिर फोर्स, v इंटू डी एम अपॉन डी टी से, डी एम अपॉन डी टी जब आप निकालते हो तो आपके पास आता है ये रो ए वी स्क्वायर, राइट, रो ए वी स्क्वायर, याद करवा दूं v इंटू डी एम अपॉन डी टी था, और डी एम अपॉन डी टी क्या आएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या बना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इंटू डेंसिटी मास फ्लोइंग पर सेकंड, रो ए वी इंटू बी, रो ए वी स्क्वायर। ये तो एक्शन फोर्स थी, रिएक्शन पीछे भी तो ऐड करेगा इसके ऊपर, तो इस वेसल के ऊपर रिएक्शन फोर्स ऐड करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी रो ए वी स्क्वायर होगी। तो अगर कोई इसकी एक्सेलरेशन निकालने को बोले तो क्या करोगे, रो ए वी स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू ए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी
रो ए वी स्क्वायर अपॉन एम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्योंकि थोड़ी देर बाद वेलोसिटी भी बदल जाएगी, कुछ और भी। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर। बट चलो आगे भाई। Air is streaming past a horizontal aeroplane wing such that its speed is 120 meter per second over the upper surface and 90 meter per second at the lower surface. If the density of air is 1.3 kg per meter cube, then find the difference in pressure between the top and bottom of the wing. If the wing is 10 meter long and has an average width of 2 meter, calculate gross lift on the wing. Actual problem के ऊपर based है। और अब आप अच्छे से जानते हो कि विंग जानबूझ के ऐसी शेप बनाई जाती है ताकि ऊपर का रास्ता बड़ा और नीचे का रास्ता छोटा हो। ऊपर का पाथ बड़ा और नीचे का पाथ छोटा हो। और ऊपर जो है क्या बोला गया, स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड और नीचे स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड। और इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विंग पर इतना मोटा भी नहीं होता इतना मैंने शो किया है। हाइट अप्रॉक्सीमेटली सेम, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। तो यहाँ आ गया प्रेशर P1 और यहाँ आ गया प्रेशर P2। तो सबसे पहले प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा, ऊपर या नीचे, और क्यों होगा ये बताना। कोई नहीं बोलेगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ की वेलोसिटी कम है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसकी सपोर्ट से तू ये बोल रहा है? बर्नौलीज थ्योरम। क्या बोलती है बर्नौलीज थ्योरम? मैथमेटिकली क्या बोलती है? P1 इक्वल टू V1। चलो बोल संतरे क्या थी ये बर्नौली थ्योरम? P1 प्लस, खड़ा जाओ, इसका फोन काम बोल रहे हैं, खड़ा जाओ। मतलब पूरा साल हो गया बोलते हो गैस की गेट के अंदर आना है तो फोन ऑफ करके आना है। क्लास में भी तुम्हारे फोन चलते रहेंगे। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि H सेम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉन्सेंट या इक्वल टू P2 ऐसा बोलिए, इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आजा बेटा, P1 माइनस P2 माइनस P1 फाइंड आउट करना है। प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है वो। इक्वेशन तुमने लिखी दी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन है। आपसे पूछा गया कि प्रेशर डिफरेंस क्या होगा ऊपर और नीचे। आजा भाई संतरा का भाई किन्नू तू भी आजा। P2 माइनस P1 सीधा नहीं देखा जाता है, यहाँ से कितना आएगा, लगाओ वैल्यू से शुरू करें। हट, मतलब कान सीधा दिया है पकड़ने के लिए, भी यहाँ से पकड़ना, टांग के नीचे से हाथ घुमाएगा फिर कान चाहिए इसको पकड़ा। आजा, नहीं है ना? P2 माइनस P1 बेटा, P2 बड़ा होगा P1 छोटा होगा, नेगेटिव आएगा नहीं तो आंसर। P2 माइनस P1 आपसे पूछा गया तो सीधा निकालो ना यार। P2 माइनस P1 एक तरफ ले जाओ। कितना आ गया बेटा, निकाल।
एक तरफ फोकस करिए पढ़ाई पे, जहाँ जिस काम के लिए आए हो। और ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, 5-7 महीने का जो टाइम बचा है, इसमें अपनी ज़िंदगी बना के यहाँ से निकलो। कोई भी चीज़, कोई भी काम आपको करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये मजाक बिल्कुल नहीं होता। तो मजाक के तरीके से मत लें इस पढ़ाई को। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, वो पहले से पता था। ड्रॉप किया है तो उस टाइम पता था आपको कि मेहनत करनी पड़ेगी। जिस चीज़ का पता है वो भी नहीं करनी, जिसको सोच के आए थे कि हमने करनी है, उसको भी छोड़ दिया हुआ है। ऐसे थोड़ा बात बनती है। फोर 095 4.1 इंटू 10⁻³ आ रहा है। हाँ 4.1 इंटू 10⁻³, बिकॉज एज P2 माइनस P1 आ गया, और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी? फोर्स। तो फोर्स नहीं, जा बेटा बैठ। तो फोर्स निकल आएगी। तो यहाँ कौन सा बड़ा भारी यार तीर मारने से संतरे। P2 माइनस P1 करना था और आगे वैल्यू डालनी, सब कुछ दिया, यहाँ लिखी हुई मैंने वैल्यू सारी की सारी। तो P2 माइनस P1 इकट्ठा करना, फिर पैसे डिफरेंस पूछा है, फिर वैल्यू डाल के आगे पीछे गुचोड़ करेगा, फिर मतलब टांगों नीचे से कान पकड़ना है। टाइम भी तो संभालना है तुम्हें। इतना टाइम कहाँ होता है? 1 मिनट दिया जाता है तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट का नहीं है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें टाइम ज़्यादा भी लगता है। लेकिन अगर आप ऐसी सी टेक्निक फॉलो करोगे जैसे तू कर रहा है, फिर तो 5 मिनट लगेंगे पूरे पूरे। इतना हो गया जी सबका? बस आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मॉड्यूल में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आई होप कि आप लोगों ने वहाँ से किए होंगे। जो नहीं आते वो पूछिए, अभी आप पूछ सकते हो अगर आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है तो। 1 मिनट बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।